सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को है जो कि शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बताइए, राजस्थान आकार में है, राजस्थान आकार में है कैसा? राजस्थान का आकार क्या है बताइए? क्या करने वाले हैं? असम चतुर्भुजाकार। ठीक है भाई, राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार तो ना है, ठीक है, और न ही षटकोणीय इसकी आकृति है, नहीं पंचभुजाकार इसकी आकृति है। राजस्थान कैसा है आकार में? पतंग के समान। और कोण कैसे है राजस्थान के? असम, यानी असम चतुर्भुजाकार है राजस्थान। नक्शे के हिसाब से एक बार समझ लीजिए इसे। ठीक है, राजस्थान को अगर देखोगे आप तो इसका जो आकार है वे कैसा लग रहा है? पतंग के समान। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसके जो कोण है, कोई भी कोण है जो कि समान नहीं है, यानी असम चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है, या फिर कह सकते हैं विषम कोणीय। अगर इसकी बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तो 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करते हैं तो 869 किलोमीटर है। दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, यानी उत्तर, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई तो वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, या फिर बात कर सकते हैं राजस्थान के विकर्ण के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान का विकर्ण किस प्रकार से है। ठीक है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है? बताइए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है। तो क्या करने वाले हैं? 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। या फिर आ सकता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है? तो क्या करोगे? 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, और दोनों में कितना अंतर है? 66 किलोमीटर का अंतर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869, दोनों में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर। या फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है? तो 784 किलोमीटर। या फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की क्या लंबाई है? तो 850 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? तो 66 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वे हो जाएगा बी ऑप्शन की, राजस्थान आकार में है, असम चतुर्भुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि राजस्थान की सांभर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्न में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बताइए कि भाई सांभर, सांभर में गिरने वाली कितनी नदियां हैं? 5 नदियां। और सांभर में सर्वाधिक जो लवण की मात्रा है वो कौन सी नदी लाती है? मेंढा के द्वारा। तो सांभर में गिरने वाली देख लेते हैं 5 नदियां। इस सांभर में कौन कौन सी जो नदियां हैं जो गिरती है? ठीक है, सांभर, एक तो सांभर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? मेंढा। कौन सी है? मेंढा। ठीक है, इसके अलावा फिर रूपनगढ़, मेंढा, रूपनगढ़, इसके अलावा खारी, खंडेला, खारी, खंडेला, और 5वें नंबर पर आती है सामोड़। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले तो ये देख लीजिए कि सांभर में गिरने वाली 5 नदियां कौन कौन सी है? मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और सामोड़। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है,
कि सांबर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन, सामोड़। ठीक है। और सर्वाधिक जो सांबर में लवण की मात्रा लाती है वे लाती है मेंढा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे, बताइए। संत हरिदास रिक्स्थान कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। निरंजनी संप्रदाय, इसके अगर संस्थापक की बात करें, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। और जो हरिदास जी है इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हरिदास जी की जो प्रमुख पीठ है वे कहाँ पर है? कहाँ पर है? गाड़ा गांव, गाड़ा गांव डिडवाना, डिडवाना में इनकी मुख्य पीठ है। और जो संत हरिदास जी हैं इनका जो मूल नाम है वो क्या है? बताइए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो संत हरिदास जी है इनका मूल नाम क्या है? हरि सिंह साकला, मूल नाम भी पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम क्या है? हरि सिंह शाकला। और आधुनिक युग का वाल्मीकि ने कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संत हरिदास जी को। ठीक है। और इनकी जो मुख्य पीठ है वे है गाड़ा गांव डिडवाना में। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। यहाँ पर यही दिया है हमें, संत हरिदास दीक्षांत संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो निरंजनी संप्रदाय। ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? चार ऑप्शन से देख लीजिए कि मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। अल्लाह जिलाई, ये तो एक मांड गायिका है। ठीक है। गौरी बाई, ये भी एक मांड गायिका है। और बन्नो बेगम, ये भी एक मांड गायिका है। लेकिन जो गुलाबो दे रखा है यहाँ पर, गुलाबो का संबंध तो कौन से नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से। गुलाबो बाई का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। ठीक है। और जो कालबेलिया नृत्य है इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा ठीक है 2010 है, 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कौन से नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में है जो कि शामिल किया गया था? तो वो है कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका नाम है गुलाबो बाई। यहाँ पर यही पूछा गया है कि मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है तो गुलाबो। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए कि निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? बताइए कौन सी सभ्यता को कहा है तृतीय राजधानी? ये आप सभी जानते हैं, कालीबंगा सभ्यता को कहा है तृतीय राजधानी, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया गया है। अब जो कालीबंगा सभ्यता है ये कहाँ पर है? कालीबंगा बताइए, कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़। ठीक है, कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। और कैसी सभ्यता है ये कालीबंगा सभ्यता? काशी युगीन सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता। और इस सभ्यता का समय क्या माना गया? समय भी पूछा जा सकता है कालीबंगा का आपसे कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका समय क्या है? बताइए क्या समय माना गया इसका? तो इसका समय माना गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये इसका समय माना गया है। या फिर कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1952 में।
किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। या फिर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन भी पूछा जा सकता है कि इसका जो उत्खनन करता है वे कौन है, या फिर उत्खनन कब किया गया था इसका? तो 1961 और 62 में इसका उत्खनन किया गया था। और उत्खननकर्ता का नाम बताइए मुझे आप। बी.के. थापर, या फिर बी.बी. लाल, या फिर बी.बी. लाल, ठीक है, या फिर एम.डी. खरे। ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता है, ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता को तृतीय राजधानी कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। और कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एल.पी. थेसीटोरी ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी वो दी थी एल.पी. थेसीटोरी ने, ठीक है। ये जानकारी एल.पी. थेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो थोड़ा सा पूछने के तरीके में परिवर्तन किया जाएगा, या फिर ऑप्शंस में आपको परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी कौन सी? हरिश्चंद्र। भाई प्रत्याहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिश्चंद्र। प्रत्याहार वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है कि प्रत्याहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। और जो हरिश्चंद्र है इसने अपनी जो राजधानी है वे किसे बनाई थी? मंडोर को। किसे बनाई थी? मंडोर, ठीक है। या फिर प्रत्याहारों की कुल देवी है तो चामुंडा माता। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? मंडोर को, ठीक है। प्रत्याहार वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। बताइए सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर प्रजामंडल और निर्माण वर्ष दिया गया है। बताइए क्या करने वाले हैं कि जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा। चौथा ऑप्शन, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की थी किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। इसके अलावा बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में मगाराम वेग के द्वारा। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी हरिनारायण शर्मा के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा? डूंगरपुर की 1944 चौथा ऑप्शन, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 एक, और बीकानेर की 1936 दूसरा ऑप्शन, और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष की गई, ठीक है, वर्ष का नाम दिया जा सकता है, या फिर किसके द्वारा की गई, या इसके संस्थापक कौन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। बताइए अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। पहले तो ये बताइए जो अजमेर है इसका जो राजस्थान में विलय है वे कौन से चरण में हुआ था? 7वें चरण में। और 7वां चरण कब बना था? 1 नवंबर 1956। यानी जो अजमेर है इसका विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पर कि आबू, इसके अलावा देलवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, इसके अलावा अजमेर और मेरवाड़ा, ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि आबू, देलवाड़ा या फिर अजमेर, मेरवाड़ा का विलय हुआ राजस्थान में कब? तो 1 नवंबर 1956 को, यानी 7वें चरण में विलय हुआ, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं चिश्ती। कौन से सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। अजमेर में इनकी दरगाह है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो दरगाह, ठीक है, अजमेर में है, लेकिन इनकी दरगाह का निर्माण किसने करवाया? क्या करने वाले हो? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन के द्वारा इनकी दरगाह का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा बड़ी देग भी पूछी जा सकती है आपसे। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया? बड़ी देग, तो बड़ी देग का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, और छोटी देग, छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। और जो ये हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये किसके समकालीन आए थे? बताइए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन ये अजमेर आए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समकालीन आए थे? अजमेर। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन ये आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर आए। अजमेर आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। या फिर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ख्वाजा गरीब, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, जिसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन ने। और बड़ी देग का निर्माण अकबर के द्वारा और छोटी देग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन ये अजमेर आए थे। ठीक है, इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। नौलखा